हेलो गाइस, दिस इज़ विकास कुमार और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील के ऊपर में। ठीक है, चलिए बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील की। तो सबसे पहले कि स्टील क्या है। ठीक है, स्टील इज़ अ अलॉय ऑफ कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, क्रोमियम, निकल, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, फास्फोरस, वैनेडियम एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या है, एक एलॉय है। स्टील क्या है, एक एलॉय है डिफरेंट मटेरियल का। तो सबसे पहली बात तो हम इसमें जानेंगे कि एक्चुअल में हर एक का जो इंग्रेडिएंट है, ठीक है, लाइक कार्बन, सल्फर एक्सेट्रा, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअली उसके रहने या ना रहने से क्या होगा। ठीक है, और रहने से एडवांटेज क्या है, ना रहने से डिसएडवांटेज क्या है। चलिए ठीक है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कार्बन पे। ठीक है, तो कार्बन में एक्चुअली क्या है कि अगर सपोज करिए कि कार्बन का परसेंटेज स्टील के अंदर में मैं इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों कंडीशन में हम लोग देखेंगे। तो कार्बन का परसेंटेज अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो यील्ड स्ट्रेंथ सबसे पहले क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीज, हार्डनेस, ब्रिटलनेस ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल, हार्डनेस, ब्रिटलनेस अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। बट साथ में दिक्कत की ये बात है कि डक्टिलिटी हमारा डिक्रीज हो जाता है कार्बन के परसेंटेज से बढ़ने से। डक्टिलिटी इन द सेंस कि अगर उसमें हम वेल्डिंग, दैट मीन्स वेल्डेबिलिटी जो है वो वीक हो जाता है, जल्दी वेल्डिंग ब्रेक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, इन द सेंस अगर हम बोल्टिंग स्ट्रक्चर में बोलें तो ठीक है, एक मैक्सिमम तक आप ले सकते हो, मैक्सिमम से कम तक ले सकते हो, लेकिन वेल्डिंग के केस में ये एकदम से सही नहीं है कार्बन का परसेंटेज को बढ़ाने का। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम लोग ये देख लेते हैं कि कार्बन के अंदर में कितने टाइप्स के कार्बन होते हैं। ठीक है, उसमें है कि लो कार्बन है हमारा, ठीक है, इसके बाद मीडियम कार्बन है, हाई कार्बन स्टील है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, कार्बन का परसेंटेज के हिसाब से इसको हम लोग बाई फॉरगेट कर दिए, 0.1 से 0.25%, 0.25% से 0.60 और 0.60 से 1.10%। और एक बात और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ आपको कि कार्बन का मैक्सिमम परसेंटेज हम लोग 1.5 से 2% तक रख सकते हैं। नहीं तो अगर इससे ज़्यादा हम रखते हैं तो ये कार्बन क्या होगा, आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि हमको अब सबसे पहले कार्बन के परसेंटेज को एकदम से मैनेज करके चलना है। तो सबसे पहली बात तो इसमें दो टर्म आया, एक यील्ड स्ट्रेंथ आया, दूसरा टेंसाइल स्ट्रेंथ आया। इसको मैं थोड़ी सी एलाबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसमें अपन बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। ठीक है, तो देखो भाई क्या होता है माइल्ड स्टील में, अगर हमको तो बात कर रहे हैं सबसे पहला यील्ड पॉइंट और अल्टीमेट पॉइंट पे। ठीक है, तो सबसे पहला ये देखो कि इसमें क्या कंडीशन क्या दिया कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन है। ठीक है, एक्स वर्सेस एक्स एक्सिस पे स्ट्रेस है एंड वाई एक्सिस पे स्ट्रेन। ठीक है, तो 0 से लेके ए तक जो रीजन हमने दिया है, ये इसको दिया है इलास्टिक रीजन। और देखो अब इसमें फीलिंग क्या आनी चाहिए, इलास्टिक रीजन बोले तो है क्या। तो इस रीजन में क्या होगा कि जो हुक्स लॉ को फॉलो करेगा, दैट मीन्स स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। दैट मीन्स अगर स्ट्रेस इंक्रीज होता है जिस रेशियो से, उसी रेशियो से स्ट्रेन भी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स ये जो कंडीशन है ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। तो इस कंडीशन में हमको कोई दिक्कत नहीं होता है और मटेरियल का एक भी फेलियर यहाँ माना नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इलास्टिक रीजन है, अपोजिंग फोर्स इसको क्या कर लेगा, मैनेज कर लेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग बी पॉइंट पे जाते हैं तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक पॉइंट। ठीक है, तो इलास्टिक पॉइंट बोले तो ये जो रीजन है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम रीजन पे पहुंच जाए, ठीक है, तो यहाँ से भी ये आपस में रीगेन कर लेगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर पहुंच गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर सपोज कीजिए ये पॉइंट जो है अपर यील्ड पॉइंट पे अगर पहुंच रहा है हमारा, ठीक है, तो अपर यील्ड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम इलास्टिसिटी वो क्रॉस कर जा रहा है कोई भी मटेरियल। ठीक है, फोर्स लगाने के बाद मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट जो है वो क्रॉस कर जा रहा है और वो एंटर कर जा रहा है किस रीजन में, प्लास्टिक रीजन में। इसलिए हमने इस रीजन को सबसे पहले इलास्टिक प्लास्टिक रीजन दिया और इसको ओनली इलास्टिक रीजन दिया। ठीक है, जबकि मैं डी से ई की बात करता हूँ और डी पॉइंट को मैं बोलता हूँ लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, इसके बाद इस पॉइंट में जब जाने के बाद हमें क्या है कि ये फुली प्लास्टिक रीजन में पहुंच गया ये। ठीक है, आपस में क्या होगा, रीगेन करना से बहुत मुश्किल हो जाएगा, होगा ही नहीं, एटलीस्ट आप हम लोग ये कह सकते हैं। और ई से एफ का जो पॉइंट है हमारा, ये अल्टीमेट पॉइंट है। दैट मीन्स इसके बाद हम इस मटेरियल को बचा नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मटेरियल का फेलियर होना एकदम से तय है। ठीक है,
मतलब कहने का मतलब ये है कि द मैक्सिमम लोड वियर विदाउट एनी फेलियर, यहाँ तक तो ठीक है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही इधर की तरफ बढ़ेंगे तो नेकिंग होने लगेगी। नेकिंग इन द सेंस की लेंथ तो बढ़ेगा, लेकिन इसका जो भी डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर उतने ही फोर्स में एट कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, लेंथ विल इंक्रीज एंड द क्रॉस सेक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। तो एक नेकिंग कंडीशन आएगा, उसके बाद क्या होगा कि मटेरियल फेलियर हमारा हो जाएगा, ठीक है। जब ये हम लोग बात कर ही रहे हैं यील्ड स्ट्रेंथ की और अल्टीमेट स्ट्रेंथ की, तो मैं एक और छोटी सी बात यहाँ कर लूँ कि जो भी ग्रेड होता है अपने पास स्टील का, जो भी ग्रेड होता है लाइक Fe 250, ठीक है, तो ऐसा अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब ये जो Fe बोले तो आयरन और 250 बोले तो उसका क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिया है। अगर क्वेश्चन में हमको ये दिया नहीं है लिख के एकदम से, तो हमको सीधे का सीधे क्या मान लेना है, फिर हमको मान लेना है कि यील्ड स्ट्रेंथ है वो, ठीक है। तो फंडा तो क्लियर है कि यील्ड स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जो मैक्सिमम इलास्टिसिटी क्या करती है, मेंटेन करती है, ठीक है। बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे इसमें हमारे पास दो प्रॉपर्टी है, एक है मैकेनिकल प्रॉपर्टी और एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या है हमारे पास, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मिलेबिलिटी, हार्डनेस, क्रीप एंड फटीग, रेजिलेंस एंड टफनेस, ठीक है। तो देखो होता क्या है एक्चुअल में, शुरुआत का तो ये 2 3 4 आपको पता होगा। मेलेबिलिटी पे हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर हैमरिंग एक्शन के बाद, ठीक है, अगर चेन शेप में मिले तो वो प्रॉपर्टी मेलेबल कहलाएगी। बात समझ में आया, ठीक है। क्रीप देखो, क्रीप क्या होता है कि सबसे पहली बात कि क्रीप जो है एक फेलियर है, ठीक है। इसको दूर करने के लिए हम लोग एक कंटेंट ऐड करते हैं, इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं इसमें। तो क्रीप क्या है, एक फेलियर है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो क्रीप क्या हुआ कि टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, एंड डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑल्सो। हमने पहले ही बता दिया कि टाइम और टेम्परेचर दोनों पे क्रीप ये डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब 1 मिनट के लिए ये देखिए कि स्टील के अंदर में क्या होगा कि एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, टाइम और टेम्परेचर के साथ क्या होता है कि वीक होने लगता है, ठीक है। जैसे स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाती है, जैसे डिफॉर्मेशन आने लगता है, तो हम क्रीप को कम होने के लिए उसमें एक इंग्रेडिएंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो क्रीप दूर हो जाता है। फटिक तो हम लोग जानते हैं कि साइक्लिक लोडिंग, ठीक है, फेलियर ऑफ मेंबर अंडर द साइक्लिक लोडिंग। किसी भी मेंबर का फेलियर होगा वो अंडर साइक्लिक लोडिंग के कारण होगा, ठीक है। रेजिलेंस का मतलब है कि मटेरियल वो प्रॉपर्टी जिसमें हम एनर्जी को स्टोर करके यूज कर सके, लाइक दिस स्प्रिंग। बात समझ में आ रहा है। अब टफनेस का मतलब यह है कि रेसिस्टेंस टू इम्पैक्ट लोड कॉल्ड टफनेस, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि कंपोजिशन ऑफ स्टील। सबसे पहले तो हमने कार्बन के बारे में पढ़ लिया, कार्बन के बारे में जान लिया कि क्या उसकी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में, ठीक है। इसके बाद है आयरन। देखो आयरन तो का जो परसेंटेज है 97.3 से 98.2% स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। क्रोमियम हम लोग ऐड करते हैं क्रीप की फेलियरिटी को दूर करने के लिए, ठीक है। इसके बाद मॉलिबेडनम का परसेंटेज 0.15 से 0.25%, ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। निकल 0.05 डेंसिटी एंड टफनेस एट लो टेम्परेचर इंप्रूविंग, ठीक है। सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज एंड वेनाडियम सबका अपना अपना एक परसेंटेज इसमें दिया गया और उससे रिलेटिव ही क्या है कि उसकी एक प्रॉपर्टी है। बात तो समझ में आ गई होगी। यहाँ सारा कुछ एकदम हमने इसलिए क्लियर कट लिख दिया है कि कौन सा किसके लिए यूज़ हो रहा है। जैसे सल्फर देख लो, सल्फर फास्फोरस ये इम्प्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। मैग्नीज स्ट्रेंथ हार्डनेस के लिए, वनाडियम इम्प्रूविंग यील्ड स्ट्रेंथ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन सवाल ये आता है कि स्टील जो है आखिर हम लोग स्ट्रक्चर में स्टील यूज करते हैं, ठीक है, ये बात तो क्लियर है, लेकिन एक्चुअल में यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो सवाल ये है कि देखो सबसे पहली बात, एक प्रॉपर्टी ऐसा मान लो कि यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी जो स्टील का होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखो इलास्टिसिटी जिसमें प्रॉपर्टी ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि ये इस रीजन से इस रीजन में ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी खास बात होती है स्टील की, को जल्दी से आसानी से क्या होगा वो मुड़ नहीं पाएगा, ठीक है। उसमें डिफॉर्मेशन आसानी से नहीं आएगा, डिस्टॉर्शन बोले तो एकदम से कम होगा। बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग होगा इसका मतलब स्टिफनेस इसका क्या होगा, स्टिफनेस ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब आसानी से ये क्या होगा, मुड़ नहीं सके, आसानी से डिफॉर्म नहीं होगा। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि स्टिफनेस की, तो K = P/डेल्टा, ठीक है। डेल्टा टेंड्स टू डिस्टॉर्शन
एंड पी टेंस टू लोड के स्टिफनेस। जैसे ही ये डेल्टा दैट मीन्स स्टिफनेस डिस्टॉर्शन जैसे ही डिक्रीज होगा, के का वैल्यू हमारा इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, दैट मीन्स कि इंक्रीज होगा, के बोले तो स्टिफनेस, ठीक है। इसके बाद आते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में, जिसको सी और जी से हम लोग डिनोट करते हैं। और एक बात और, इसमें यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या होता है कि ये जो होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन होता है। और मैं एक बात और बता दूं कि नॉर्मल स्ट्रेस में और शियर स्ट्रेस में एक छोटा सा डिफरेंस है कि नॉर्मल स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस डेवलप्ड होता है परपेंडिकुलर टू द सेक्शन, ठीक है, ड्यू टू द परपेंडिकुलर टू द सेक्शन, एंड जो शियर स्ट्रेस है वो पैरेलल टू द सेक्शन के लिए, ठीक है, के कारण जनरेट होता है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिजिडिटी में बता दिया कि शियर स्ट्रेस अपन शियर स्ट्रेन। इसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। देखो यहाँ दो वर्ड आया, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। देखो कोई डिजाइनिंग होती है तो हमेशा हर एक पॉइंट पे होती है, ऐसा नहीं कि हॉटनेस के लिए कर रहे हैं, हॉट रीजन के लिए कर रहे हैं, कोल्ड रीजन की, डिपेंड करता है कि हम पावर प्लांट लगा रहे हैं या कोई भी स्टील लगा रहे हैं तो वो कहाँ पे काम करेगा, वहाँ का मौसम क्या है, वहाँ पे एयर की वेलोसिटी क्या है, वहाँ पे विंड का इफेक्ट क्या है, ओके। तो इस पे डिपेंड करके हम लोग टेम्परेचर डिसाइड करते हैं आईएस कोड के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अल्फ़ा का जो स्टील का जो वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन अल्फा, वो 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टील की पॉइजन रेशियो की, तो 0.3 होता है। और पॉइजन रेशियो हम जानते हैं लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। देखो ये दोनों में ज़्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। लैटरल स्ट्रेन मतलब कि देखो जब भी कोई एक, सपोज करो ये एक बॉडी है और ये एक फोर्स लगा यहाँ से P और एक यहाँ से P लगा, ठीक है। तो जैसे ही डिस्टॉर्ट बॉडी, ये क्या होगा, दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे से टेंशन फोर्स जब एक्ट करेगा तो इसके शेप में क्या होगा कि चेंजिंग आ जाएगा, ये अब D नहीं रह जाएगा जबकि ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। डायमेंशन में चेंजिंग आ जाएगा, ठीक है, डायमीटर में चेंजिंग आ जाएगा, इसलिए d/2 हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। उसी तरह से लेंथ में तो हम जानते हैं कि चेंज होगा, इसलिए लेंथ इसको बोल देंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और जो D वाले में चेंज होगा वो लेटरल स्ट्रेन हो गया। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं फिर सबसे पहली चीज़ ये है कि दैट मीन्स कि हम लोग यूज क्यों करते हैं आई सेक्शन को, चाहे टी सेक्शन को, चाहे चैनल सेक्शन को। तो उसके पीछे क्या है कि कुछ ना कुछ हमारे पास कुछ ना कुछ रीज़न है, ठीक है, इसलिए हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये आई सेक्शन हमारे पास हो गया, ठीक है, ये चैनल सेक्शन हो गया, ये टी सेक्शन हो गया, ये एल सेक्शन हो गया। तो हम लोग इसको यूज करते क्यों हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसी टाइप का हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो देखो भाई, इसका आंसर सीधा और साफ शब्दों में मैं ये बता दूं कि इसमें दैट मीन्स कि इस टाइप की जो भी फिगर है उसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया बोल दो आप, ठीक है, मोर होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने से क्या होगा, जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मटेरियल का स्टिफनेस उतना ही ज़्यादा होगा। स्टिफनेस मैं पहले समझाया, फिर एक बार बता देता हूँ। मटेरियल की वो प्रॉपर्टी, ठीक है, वो जो मटेरियल के डिफॉर्मेशन को कम होने देता है, होगा तो जरूर, लेकिन क्या होगा कि कम होगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा। बात समझ में आ गया होगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ऑल द शेप हैज़ मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सॉरी, एंड ऑल द मेंबर मेड स्ट्रक्चर, ठीक है, यूज इन स्टील स्ट्रक्चर विल शो रेसिस्टेंस टू डिफॉर्म। लास्ट वर्ड ही काम का है, रेसिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन को क्या करने के लिए, रेसिस्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। बात तो समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन और कि हम लोग हमेशा, ठीक है, हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि रोल्ड सेक्शन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ देखा कॉर्नर सेक्शन बहुत कम, इसमें कम क्या यूज ही नहीं करते, ठीक है। पाइपिंग में ज़्यादा कॉर्नर्स, ये पाइपिंग में भी रोल्ड सेक्शन ही यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि कॉर्नर सेक्शन हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, उसके पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये दो कि स्टील सेक्शन में टाइप देख लो, रोल्ड स्टील बीम, रोल्ड स्टील चैनल, रोल्ड स्टील टी सेक्शन, एंगल सेक्शन, स्टील बार। इसलिए हम लोग करते हैं, इसलिए क्योंकि लोड जो अप्लाई हो यूनिफॉर्मली हो, ठीक है। मतलब इससे क्या होगा कि फेलियर का जो भी चांसेस है, बात समझ में आए, फेलियर का जो भी चांसेस है वो एकदम से क्या होगा, एकदम से कम होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि टाइप पे, ठीक है। आई सेक्शन का क्या है कि टाइप क्या है।
तो देखो यहाँ ये सारा कुछ सेम है, इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, जे फॉर जूनियर और बी फॉर बीम, ये सारा 3 इसमें सेम रहता है, जे फॉर जूनियर, एल फॉर लाइट वेट, एम फॉर मीडियम वेट, डब्ल्यू फॉर वाइड फ्लैंज, ठीक है, एच फॉर हैवी वेट। और मैं ये बता दूं आपको, ये जो 4 टाइप का ऊपर से है इसको बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सुरल मेंबर। दैट मीन्स इस पर हम यूडीएल अप्लाई करते हैं, यूडीएल में ये एकदम से सेफ कंडीशन में है और पॉइंट लोड के लिए ये सही नहीं है, ठीक है, सेफ नहीं है। तो पॉइंट लोड के लिए कौन सा सही है? पॉइंट लोड के लिए ये ISHB सही है, ठीक है, हैवी वेट भी एकदम से सही है। दैट मीन्स इससे हम कॉलम बनाते हैं। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं थोड़ी सी और चीज़ें कुछ, ठीक है। तो इसके बाद मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो भी डिजाइनिंग होती है, ठीक है, वो परमिसिबल स्ट्रेस जो है उस स्टील स्ट्रक्चर में हम लोग कैसे लेते हैं, कितना परसेंटेज लेते हैं, क्या कैसे लेते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, जो होगा हमारे पास 0.6 इंटू FY। ये FY क्या है? वर्किंग स्ट्रेस है, ठीक है, मतलब इतने भी काम करेंगे, मतलब इतना गुना हमको करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस को क्या करने के लिए? मैनेज करने के लिए। बात समझ में आ गई होगी। उसी तरह से आप देख लो टेंसाइल स्ट्रेस में 0.6 इंटू FY, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेंडिंग की, ठीक है, बेंडिंग की बात करते हैं तो उसमें भी 0.66 और 0.66 टेंसाइल मेंबर में भी, ठीक है। इसके बाद शियर स्ट्रेस की बात करते हैं, क्योंकि हमको हर एक चीज़ को ध्यान में रख के डिजाइनिंग करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि 1.5% इंटू टाउ एवरेज, ठीक है, और 0.4 FY, ठीक है, टाउ एवरेज इक्वल्स टू हो जाएगा आपको 0.4 FY, ठीक है। इसके बाद बियरिंग में 0.75 इंटू FY करते हैं, ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या देखते हैं हम लोग, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हमको देखना पड़ता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी में क्या करते हैं हम लोग कि होता है यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस के बारे में आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जब भी हम लोग डिजाइनिंग करते हैं दैट मीन्स अल्टीमेट लोड, ठीक है, तो उसको हम लोग अल्टीमेट लोड इक्वल्स टू होता है लोड फैक्टर, ठीक है, इनटू वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस मतलब जितना पे हम लोग काम कर रहे हैं, सब कुछ करो कि 300 किलो न्यूटन पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें 1.5 सपोज कीजिए कि लोड फैक्टर ले रहे हैं, तो ठीक है, तो 1.5 बोले तो मतलब उसमें 1.5% एक्स्ट्रा करके हम लोग डिजाइनिंग करते हैं उसका, ठीक है, ना कि हमको कम करके, ठीक है। इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर एक्सियल कंप्रेशन मेंबर के लिए 1.67 टाइम्स करना पड़ता है हमको ज़्यादा, ठीक है। अगर सपोज कीजिए 300 वर्किंग स्ट्रेस है तो 300 इंटू 1.67, ठीक है। उसी तरह से टेंसाइल में देख रहे हैं तो 1.67 ही, बैंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस में 1.5, टेंसाइल स्ट्रेस में 1.5 एंड एवरेज शियर में 2.5 हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ और सारी पॉइंटें हैं, जैसे जब भी कोई डिजाइनिंग होती है तो अर्थक्वेक और विंड के इफेक्ट को देखते हुए करते हैं हम लोग। तो ऐसा IS कोड के अनुसार 33.33% को कवर एक्स्ट्रा, दैट मीन्स जो भी हम लोग वर्किंग स्ट्रेस है उस वर्किंग जो भी लोड है उससे ज़्यादा 33% ज़्यादा हम लोग कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर कंसीडर दैट मीन्स कि कनेक्शन है, ठीक है, कनेक्शन में 25% का यूज हम लोग करते हैं। उसी तरह से सपोज करो कि अगर कोई मेंबर लगा है, डिफ्लेक्शन हमको निकालना है, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन में क्या है कि मैक्सिमम परमिसिबल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इसमें क्या है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन दोनों के लिए। इसमें क्या है कि 2 मेथड हमारे पास, WSM एंड LSM, ठीक है। इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, सिविल का विषय है ये, ठीक है, इसलिए स्पान अपॉन 325 और स्पान अपॉन 300, ठीक है, इसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। जो भी लेंथ होगा उतना अपॉन 300, ठीक है। इसके बाद गैंट्री गार्डर में फॉर मैनुअल ऑपरेटर क्रेन एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन स्पान अपॉन 500 एंड इलेक्ट्रिकल क्रेन ऑपरेटेड अगर 50 टन है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी तो 750 से डिवाइड कर देंगे, अगर 50 टन से ज़्यादा है तो 1000 से डिवाइड हमको करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक ग्रेड के बारे में तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। छोटी सी और चीज़ है कि जो भी स्टील का जो भी क्रिस्टलाइन टेम्परेचर है, ठीक है, वो है 1700 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इतना इसका मतलब ये है कि इस टेम्परेचर पे हम किसी शेप में उसको बना सकते हैं। देखो यार, 2 चीज़ होता है, एक हॉट रोलिंग प्रोसेस होता है, एक कोल्ड रोलिंग प्रोसेस होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हॉट रोलिंग प्रोसेस है, ठीक है,
हॉट रोलिंग एक्चुअली मैं बात अगर करूं तो हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग में कोल्ड रोलिंग ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि हॉट रोलिंग में श्रिंक होने का चांस ज़्यादा रहता है, और कोल्ड रोलिंग में ऐसा नहीं होता है। उसमें एक्यूरेसी क्या होती है कि ज़्यादा होती है। मतलब जैसे रेलवे वगैरह देखो, रेलवे का जो भी ट्रैक है वो हॉट रोलिंग प्रोसेस से बनाते हैं हम लोग, और हमारा जो भी ये कनेक्शन मेंबर है, बीम हो गया, कॉलम हो गया, साइड बीम, फ्लोर बीम एक्सेट्रा, ठीक है, तो उसमें हम लोग पार्ट बाय पार्ट दैट इज वेव फॉर्मेशन, फ्लैंज फॉर्मेशन का मैन्युफैक्चर करते हैं, वो कोल्ड रोलिंग से बनता है, ठीक है। तो आई थिंक सो कि हमने एक कवर अप किया अक्सर चीज़ें। और लास्टली एक चीज़ बता दूं कि अगर सपोज करो कि किसी भी कोई भी हमारा बॉडी है का स्ट्रेन, ठीक है, अगर 5% से कम है, इसका मतलब है कि वो ब्रिटिल है, और जिस बॉडी का स्ट्रेन 5% से ज़्यादा होगा वो डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल के विषय में मैं एक बात और आपको बता दूं कि डक्टाइल की ये प्रॉपर्टी होती है कि टेंशन प्लस कंप्रेशन दोनों में वो खेल सकता है, लेकिन ब्रिटिल का ये प्रॉपर्टी है कि ओनली वो क्या कर सकता है कि कंप्रेशन में ही वो सक्सेस हो पाता है, कंप्रेशन के अलावा किसी और में वो सक्सेस नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ मैं लास्ट की एक चीज़ मैं और बता दूं कि जैसे भी ग्रेड होता है, ठीक है, ग्रेड ऑफ स्टील जो भी होता है उसको हम लोग यूटीएम से टेस्टिंग करके पता लगाते हैं कि कितना लोड, जैसे सपोज करो कि FE 250 है हमारा, ठीक है, तो ये 250 तो मैं पहले ही बता दिया कि 250 जो है वो क्या है, हमारा इल्डस्टेंट को शो करता है। अगर ऐसा नहीं दिया है, ऐसे तो हम लोग अल्टीमेट को ही वो कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर 250 को आपको समझना है, ठीक है, तो कहने का मतलब कि यूनिट, और ये फाइंड हम करेंगे सपोज करो यूटीएम से कि कितना लोड लग रहा है, तो उस लोड और एरिया ऑफ बार से मल्टी लोड इनटू एरिया ऑफ बार से पता लगा के स्ट्रेंथ कर सकते हो पता तुम, ठीक है। जैसे FC 250 का जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो 417 न्यूटन पर mm स्क्वायर से 430 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आई थिंक सो कि हमने सारा कवर अप कर दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।